चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ वीएलए अम्बाला मैम जुड़ गई। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए मैम, कैसा था मुंबई का, क्योंकि आपसे मुलाकात हुई यहाँ पे, हमारा इवेंट कैसा लगा आपको, क्या था पूरा सब? एकदम बहुत अच्छा था। सभी लोग इंडस्ट्री से बहुत अच्छे लोग आए वहां पर, और सभी ने अपने जो तर्क दिए, जो अपने विचार वहां पर रखे, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। इनफैक्ट मतलब अगर मैं मिस कर देती तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो एक अच्छा एक इवेंट था, वो मिस होता था। बट यस, एक अच्छा माहौल, सभी लोगों से मिलने का मौका भी मिला, और वेरी इंसाइटफुल। जी मैम, 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, फिर वापस वही एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी भी इस तरह की स्थिति है कि वही 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी क्या? क्या फिर ये रेंज ब्रेक होती दिखेगी ऊपर, वो इसी हिसाब से 200 लेवल, 26 से ऊपर 200, 26 से नीचे 200 के लेवल आसपास, इसी में बाजार घूम रहा है, क्या मानना है आपका? यही पॉसिबिलिटीज है हर्षी, और कुछ नया नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला। हम्म। बदला सिर्फ ये कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, सिर्फ यही बदलाव हुआ है। बाकी तो जो जैसे चीजें थी वही हुआ है, थैंक्स टू डीआईआईज। हम्म। इनफैक्ट इवेंट में कुछ लोगों ने बोला था कि डीआईआईज के हाथ रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से और स्ट्रांग हुए हैं। हम्म। सो थैंक्स टू रिटेल पार्टिसिपेशन कि इतने स्ट्रांग एफआईआईज आउटफ्लो के बाद भी हम खड़े हैं मार्केट में, मार्केट हमारा उतना फॉल नहीं हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये वाले जो रैली है, अगेन ये मेजर जो रिलायंस ने संभाला है मार्केट को, उसकी वजह से है। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो हम देख रहे हैं, ये रिलायंस की वजह से है। रिलायंस फिलहाल गिरने वाला लग नहीं रहा है, तो मार्केट उसी रेंज में, वही 400 से 500 पॉइंट, 26,000 के 200-250 पॉइंट ऊपर और 200-250 पॉइंट नीचे ही इस समय ट्रेड होने वाला है अगले इस पूरे सेशन में। 25 दिसंबर को एक्सपायरी भी, यस, मंथली एक्सपायरी जो होगी इस बार, मेरे ख्याल से वेंसडे को हो जाएगी, क्योंकि 25 को तो हॉलीडे रहने हॉलीडे वाला है है। जी। यस, तो 24 ऑफ दिसंबर को ये मंथली एक्सपायरी होगी, एंड वी जस्ट अब 1 वीक अवे। आई जी। एम जस्ट क्रॉसिंग द फिंगर, और इनफैक्ट यू कैन से आई एम प्रेइंग कि 26,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए ये महीना, ये वाला मंथली, मतलब ओवरऑल मार्केट, अदरवाइज सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा डेंट आएगा। सो दैट्स ऑल। बाकी रेंज तो वही रहने वाली है, रेंज में कोई चेंज नहीं हो रहा है अभी। ठीक है मैम, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दे दी। मैम एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भी हैं यहाँ पर, तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आता मैम कि कहाँ पे किस लेवल्स पे खरीदारी करें। जब तक वो सोचते हैं तब तक बाजार ऊपर चढ़ जाता है, और जब वो बेचने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले ही साफ तौर पे दबाव भी दिखता है मैम। तो क्या कि जो जो पूरा खेल है वो 300-400 पॉइंट की रेंज का है, इसको कैसे प्ले किया जाए? कहाँ मैम कब उनको लगे कि भाई ये ट्रिगर है, अब यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? क्योंकि पूरा खेल अगर 150-200 पॉइंट का है तो उसमें ठीक ठाक अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें पैसा बन सकता है। यस, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात अभी यहाँ पर नहीं कर, ठीक है, पहले हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम्म। कि चल क्या रहा है। जी। देखिए, आज के डेट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहली बात तो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है निफ्टी इंडेक्स में, कि कहाँ खरीदे। तो इसका जवाब है 25,500। 25,500 जब तक है, जब आता है तो वहां पर खरीद लेना है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, निफ्टी हम्म। 50 के स्पेसिफिकली जो पार्ट है। बट मैं एक चीज और यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, प्लीज अलाउ मी टू से इट। जी। देखिए, इस समय इंडेक्स के ऐसे हालात हैं कि इसको ट्रैक करते हुए हम इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते। ये मैंने इसलिए बोला है कि ये जो मूवमेंट इंडेक्स में, जो सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं, कुछ मेजर प्लेयर्स की वजह से ही देख रहे हैं, जिसमें कि रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके हम्म। बाद परसेंटेज वाइज है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हम्म। तो ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिलायंस, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का है, बट मेजोरिटी रिलायंस। तो एक स्टॉक जो इंडेक्स को फिलहाल लीड कर रहा है, उसकी वजह से इंडेक्स की जो पूरा ट्रेंड है ना, वो एक सस्टेन्ड ट्रेंड दिख रहा है। तो उसको बेंचमार्क, मैं ये बोलूंगी, यस इट्स अ बेंचमार्क इंडेक्स, बट इसको फिलहाल आप बेंचमार्क इंडेक्स मत मानिए, क्योंकि सभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन इसमें पूरा नहीं आया है, ठीक एंड है। इट इज समथिंग वन टू कंसिडर। यस, अगर आपको स्टॉक्स लेने, अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, दिस इज द टाइम। फर्स्ट यू गॉट टू सेलेक्ट द सेक्टर, एंड इन दैट सेक्टर में फिर आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। ये वो वाला टाइम है, आप इंडेक्स को लेकर के बेंचमार्किंग नहीं कर जी। सकते। ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं इंडेक्स के बेस पर। ठीक है मैम, आपने क्लैरिटी दे दी यहाँ पर। और अब मैम क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट खबर थी वो, क्योंकि हम लोग मुंबई में थे, तो मैंने कहा कि अब एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि शांति बिल जो है उसको मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखी कैबिनेट की तरफ से। यहाँ पे शांति बिल है क्या? देखिए देखिए, सस्टेनेबल
हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है यहाँ पर। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए इसके जो पॉइंटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि सिविल न्यूक्लियर पावर में निजी कंपनियों की एंट्री निवेश के लिए ये एक सरकार का उठाया हुआ कदम है। लाइबिलिटीज़ के नियमों को यहाँ पर ढील देते हुए देखें, 49% तक एफडीआई की अनुमति का प्रस्ताव है यहाँ पे। SMR, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, और साथ में बेस लोड जो क्लीन एनर्जी है उस पर फोकस रहेगा यहाँ पर। और क्योंकि सरकार का फोकस जो है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य है, तो इसलिए इस बिल की काफ़ी महत्ता हो जाती है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, LNT है, भेल है, और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि LNT जो है वो न्यूक्लियर CPC EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें। उसके अलावा अगर आप हैवी इंजीनियरिंग देखें इसमें इस्तेमाल होता है। भेल की बात कर लें यहाँ पर, क्योंकि बॉयलर्स हैं यहाँ पर, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एक देखिए वॉल चंदनगर इंडस्ट्रीज़ है, ये भी रिएक्टर कंपोनेंट्स बनाती है, ये कंपनी जो है रिएक्टर कंपोनेंट्स के लिए जानी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, NTPC हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट की यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है, उसका क्या यहाँ पर मायने हैं? यहाँ पे SCC है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैम इनमें से आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अब न्यूक्लियर की थीम को लेकर सरकार और फोकस हो रही, पावर जनरेशन पर ध्यान दे रही है सरकार, आप कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर फोकस करना चाहिए अभी? स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टॉक्स है जो कि लार्ज कैप, सबसे पहला जो मेजर जो एक PSU तो रहेगा हमेशा, BHL में इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा जाने वाला है, क्योंकि बाकी किसी को कोई ऑर्डर मिले नहीं मिले, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऑफ इट इसको जरूर मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम BHNL को फिलहाल देख सकते हैं। बाकी I'm yet to track more stocks in this. I want to be very honest on this. तो let me track some more stocks जो इसमें exactly इसके लिए proxy का काम कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ products के नाम लिए हैं, बॉयलर्स वगैरह, तो उन सब प्रोडक्ट्स पे I'll come on the next, मैं जब भी नेक्स्ट टाइम मिलूंगी मैं स्टॉक्स वो शेयर करूंगी। ठीक है मैम, जैसे एक स्टॉक है वॉल चंदनगर इंडस्ट्रीज, मैम फ्राइडे को हमने देखा बहुत धुआंधार तेजी देखने को मिली। हालांकि एक साल में बहुत ज्यादा इसने स्टॉक ने काफी खास रिस्पांस दिया नहीं, 34% तक की गिरावट देखने को मिली। ये भी मैम न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े कंपोनेंट्स बनाता है, आपका क्या मानना है यहाँ पर इसको लेकर? Thank you for letting me know this, and yes, 175 पर है and it's the bottom buying possibilities. ये जो ट्रांस रेलवे रेक्टिफायर है, क्या वो भी उसी में है क्या हर्षी? मतलब कोर तो नहीं है उसका। खैर वॉलचंद जो है भी 175-176 की रेंज में अगर हमें आज भी मिलता है, फॉर दैट मैटर 177 के पास भी मिलता है, तो इसको खरीद लेना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जिसमें कि आराम से हमें 205 से अप टू 235 तक के टारगेट्स तो इन कपल ऑफ वीक्स मिल सकते हैं। सो यस, इसमें एक मौका है वैल्यूएशन पार्ट पर, प्राइस एक्शन के पार्ट पर, यहाँ पर एक मौका हमको मिल रहा है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, कुछ दर्शकों के भी सवाल हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और तमाम गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। स्वपन पांडे जी गुड मॉर्निंग आपको, राजेश जी गुड मॉर्निंग, राजेश, और इसके अलावा सोमालिया जी, बहुत सबका राधे राधे सब लिख रहे हैं आप सबको मैम। लेकिन इनका सवाल एक दो दर्शकों का है IPO को लेकर मैम। तो कोरोना रेमेडीज का IPO है और यहाँ पे वेकफिट का IPO जो लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एक थंब रूल देती हूँ, GMP को आप हटा दीजिए, लेकिन फिर भी आपको अगर एक लिस्टिंग 15% के ऊपर मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल, ये सभी में एप्लीकेबल होगा, आज भी बाद में भी, तो ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं फिर बाद में कभी। इफ यू आर गेटिंग अ लिस्टिंग ऑफ अप टू above or up to 15%, then place your stop lot at 7%. आपका बाइंग का IPO प्राइस का 7% पर एक ट्रेलिंग लगा के रख लीजिए, सो दैट यू विल बी सिक्योरिंग नियरली 7% ऑफ योर प्रॉफिट विद इन अ मंथ, जो भी आपके IPO प्राइस पर है। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग में 2-3 स्लैब से, मेरी स्टडी के हिसाब से मैं ये बता रही हूँ आपको, अगर आपकी लिस्टिंग 30-40 की रेंज में हो रही है, देन आप 15% पर अपना ट्रेलिंग लगा के रख दीजिए, एंड उसके हिसाब से आप उसको और 1 से 2 दिन होल्ड कर सकते हैं जो भी IPO आया है। नाउ अगर आपको फ्लैट लिस्टिंग मिली है और प्राइस आपका 100 के आसपास है, तो उस समय आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज बहुत लाइकली चांसेस होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म 15-25% 1 से 2 दिन में कर जाता है। सो अगर आपको आज की डेट में भी कोरोना अभी रेमेडीज अगर लिस्टेड हो रहा है और अच्छी प्रॉफिट की वहां पर आपको पॉसिबिलिटीज मिली है, तो मेरे हिसाब से आप उसको फिलहाल के लिए होल्ड करो। लेकिन अगर 20% से ज्यादा का गेन आपको वहां पर दिख जाए, तो फिर आप वहां पर 10% पर ट्रेलिंग लगा करके आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, दैट मीन्स यू वांट टू होल्ड दैट स्टॉक फॉर अनदर 3 to 4 क्वार्टर्स।
तो उस कंडीशन में ये स्टॉक थोड़ा सा और डबल हो सकता है। ठीक है मैम, ये आपने यहाँ पे दर्शकों को क्लैरिटी दे दी कि आईपीओ को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मैम एक हमारे दर्शक हैं स्वपन पांडे जी, कह रहे हैं कि और ये हमेशा काम आएगा। आई जी मीन इसमें फिर कंफ्यूजन की जगह नहीं, अगर आप ये 2 3 4 चीजें नोट भी कर लेंगे, यू विल हैव योर आंसर। ठीक है मैम। यहाँ पर जो है, क्योंकि देखिए इस शो के जरिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपको बताया जाता है कि भाई आपको करना क्या, बल्कि सिखाई भी जाती है बहुत सारी चीज़ें। अम्बाला मैम आपको बताती है किस तरीके से आपको सोच समझ के खुद से फैसले भी लेने चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। मैम स्वप्न पांडे जी हैं, शक्ति पंप्स को लेके कह रहे हैं कि 45 शेयर्स यहाँ पे उन्होंने ले रखे हैं 832 के भाव पर, क्या एवरेज कर सकते हैं मैम? अभी पीछे हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सोलर पंप्स को लेके काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है मैम, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से है यहाँ पर। मैम क्या कहना है आपका यहाँ पर, इस स्टॉक में क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी यहाँ पर? मैं फ्रेश बाइंग की भी सलाह देना चाहती हूँ फॉर दैट। एक्चुअली शक्ति पंप भारत के इरिगेशन प्रोडक्ट सेगमेंट से अगर कोई बड़ा नाम जुड़ा हुआ है सोलार पंप्स में स्पेसिफिकली, जी और इसी में ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, तो आप ये डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। अब ये गिरा क्यों था? ओवर स्ट्रेच इन अ कम टाइम के अंदर में। नाउ 650 के पास में है एक रेंज, आई वुड लाइक, मैं एक रेंज सजेस्ट करना चाहती हूँ 520 से लेकर के 650। इट्स अ वाइड रेंज, बट ये एक्यूमुलेशन जोन है आपके एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए। एंड टू बी स्पेसिफाइड, यहाँ से बहुत आसानी से कहना मैं ये वर्ड चाहती हूँ, बहुत आसानी से 760 तक से लेकर के हमको 1000 के प्राइस जो है बहुत ही जल्द आते हुए दिख सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग बहुत जल्द, तो मैं सिर्फ 3 क्वार्टर्स का, 9 महीने तक का एक टाइम हम लोग करके दिमाग में चल सकते हैं। सो आज की डेट में भी ये खरीदने लायक है। इनकेस आपको मौका मिल जाए तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं आप, तो एवरेज कर ही सकते हैं इन माय ओपिनियन, लेकिन जो आज पहली बार खरीद रहे हैं उनके लिए भी 520 तक ये एवरेज करने लायक ही है। एंड डू नॉट वरी, इसमें तो जगह है, इसमें बाउंस बैक बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है मैम। हम लोग अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी ग्रीन, उसकी भी बात कर लेते हैं। और हम सब जानते हैं, दर्शकों को जिनको नहीं पता, अभी पीछे सेबी की यहाँ पे जांच चल रही थी इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर, उस पर क्लैरिटी आ गई है, यहाँ पर रिलीफ मिलती हुई दिखी है यहाँ पर। और जो प्रणव यहाँ पर अडानी हैं, उनको यहाँ पे क्लीन चिट देते हुए दिखे यहाँ पे। और मैम क्योंकि कई बार बैक टू बैक जो होता है अडानी ग्रुप में, ये होती हैं इस तरह की स्थितियाँ कि कई तरीके के एलिगेशन लगते हैं, चाहे हिंडनबर्ग की बात करें या और दूसरी चीज़ों के लेकर यहाँ पर। लेकिन अब जो है इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था, लेकिन यहाँ पर जो है जो स्थिति है वो सेबी की तरफ से साफ हो गई है, क्लीन चिट के हिसाब से देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है मैम अडानी ग्रीन को लेकर, और ख़ासतौर पर अडानी ग्रुप के ऊपर क्या फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे? अडानी पोर्ट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अडानी पोर्ट्स को लेकर तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट पिछले कुछ समय से, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि उनका मानना है कि इस तमाम कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में, 10-11 लिस्टेड कंपनियों में एक अडानी पोर्ट्स है वो बेहतर विकल्प दिखता है। इसके सामने कॉनकोर है, लेकिन आपका क्या मानना है? खैर अडानी ग्रीन खरीदने लायक है, अभी चले नहीं है। मैं तो कब से तो यही बात बोल रही हूँ कि अडानी स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा चले ही नहीं है। रिलायंस फिर भी मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, दोनों बिजनेस लीडर्स की सेम है, मतलब डोमिनेशन एंड डिसरप्शन। और अडानी ग्रुप को तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी लगती है कि व्हेनेवर, जब भी न्यूज में बहुत ज्यादा आता है ना कि ये वाला एक्सपेंशन हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन हो गया है, एक्यूजेशन हो गया है, यहाँ पर एक नया प्लांट खुल रहा है, जैसे जैसे न्यूज ये सारी आने लगती है ना, ये वाली सारी न्यूज, तो कुछ ना कुछ इस तरह की न्यूज भी आती है कि एलिगेशन लगा या फिर हट गया, तो वहां पर जो सेंटीमेंट है वो और बूस्ट होते हैं। नाउ अडानी ग्रीन 1040 पर है। मैं बाय करूंगी इसको मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं एक पहले से डिस्क्लोजर दे रही हूँ, सो इट इज नॉट लाइक कि हम बाद में इस चीज को कभी बोले। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट पिक है, और यही चीज मैं मेंबर्स सभी लोगों को रेकमेंड भी करना चाहती हूँ कि अगर आप बिजनेस को समझते हो देन वन कैन कंसिडर दिस। ये आज 1040 पर है, बट रेस्ट एश्योर्ड कि ये मतलब ये 1200 से लेकर के, यानी 1200 से लेकर के बहुत जल्द कम समय में 1600 तक की छलांग लगा सकता है। एंड दैट इज द पोटेंशियल आई सी इन दिस। एंड रही बात स्टॉप लॉस, तो 930 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, वन कैन कंसिडर इट। ठीक है मैम, ये आपने समझा दिया हमारे दर्शकों को। मैम एक स्टॉक और है यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की बात करें, और मैं मार्केट कैप के हिसाब से देख रहा था मैम, मतलब क्या इंटरेस्टिंग मार्केट कैप, टॉप 10 दुनिया का जो मार्केट कैप, आप कमोडिटीज़ भी जोड़िए और कंपनीज भी जोड़िए, तो उसमें नंबर 1 पे गोल्ड है, हमेशा से हम लोग जानते हैं। और उसके बाद मैम एनवीडिया आती है, उसके बाद दूसरी कंपनियां आती हैं, इसके बाद 5वें नंबर पे सिल्वर है मैम।
5वें नंबर पे अगर आप मार्केट कैप पूरा देखें पूरी दुनिया का सबका, तो इसमें मिला के 5वें नंबर पे यहाँ पे सिल्वर आता है। और मैम हिंदुस्तान जो जिंक है वो अगर पूरे प्रोडक्शन के हिसाब से सिल्वर के हिसाब से देखें तो दुनिया की 5वीं कंपनी है मैम इस हिसाब से। और पिछले कुछ समय में जो सिल्वर ने बहुत अच्छी रैली बनाई है यहाँ पे, आपका क्या मानना है यहाँ पे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, मौका देना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और यहाँ पे मिड टर्म के हिसाब से भी? मिड टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक। और यहाँ पर जो इसमें डिमांड बनी रहेगी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि डिमांड बहुत है, इट इज सप्लाई स्कैर्सिटी। तो उसकी वजह से इन स्टॉक्स में डिमांड एंड मोमेंटम बना रहेगा आगे भी। दैट इज वाई शायद पिछले या पिछले से कुछ सेशन पहले भी वापस री एंट्री मैंने हिंदुस्तान जिंक एंड कॉपर इन दोनों स्टॉक्स में रिकमेंड किया था, एंड इट्स वर्कड वेल। दैट्स नॉट द केस नाउ। बात ये है कि हम आगे क्या करें। तो आगे भी मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ा लो। समटाइम्स मैं बोलती हूँ कि कम रखो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, यू कैन शफल इट। कोई दूसरा अंडर परफॉर्मिंग अगर कोई स्टॉक है तो आप परफॉर्मिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो कम समय में जो अच्छा मोमेंट क्रिएट कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज हिंदुस्तान जिंक एंड कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर, ये दो स्टॉक्स में मौका है आज भी। अगर आपको एनीवेज अगर ये स्टॉक आपको 500 तक भी मिले, 550 तक भी मिले, देयर इज अ पोटेंशियल ये आराम से 620 के पहले और टारगेट। और अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रेच दे देते हैं, लगभग अगर आप 3 से 4 क्वार्टर्स दे देते हैं, तो आप मान के चलिए मतलब आसानी से ये 800 जो पुराना हाई था उसको निकालेगा। मतलब इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव स्टॉक। ये सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं है, इट इज डिमांड एंड सप्लाई का जो एक कंसर्न बना हुआ है, इंडस्ट्रियल जो नीड बढ़ी है उसका असर उसको मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कम प्लेयर्स हैं, एडवांटेज मिलेगा इसको, एडवांटेज मिलेगा। और देखिए धर्मेश जी का सवाल है, धर्मेश जी देखिए अडानी की इनके ऊपर हमने चर्चा कर दी यहाँ पे, क्योंकि आपका सवाल मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन ये देखिए कि खबरों के लिहाज से हम लोग कोशिश करते हैं कि बाजार खुलने से पहले जिन भी स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिले वो आपके सामने हम लोग पहले ही रख दें यहाँ पर। मैम एक दर्शक है कुमार पांडे साहब, ये कह रहे हैं कि आज के हिसाब से ट्रेडिंग कॉल या फिर पुट निफ्टी, मैम क्या किया, कॉल या पुट निफ्टी क्या किया जाए मैम, कहाँ आपको लग रहा है कि बेहतर विकल्प मिल सकता है? देखिए अगर आप 26,200 के पार हैं तो सेल करना एनीवेज मुश्किल है, जाएगा नहीं। अगर चला जाए तो पहले ही, क्योंकि मार्केट खुली नहीं है, बट 26,200 के पार गया तो एक सेल का ट्रेड बनेगा। और बाय चांस अगर हमको मार्केट मिल गई, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में बता देती हूँ, अगर 25,500 के आसपास मिल गई तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेड मिलेगा। बट दोनों ही लेवल्स ऐसे नहीं लग रहे कि आज के आ जाएंगे। सो टू बी स्पेसिफिक, ये तो बहुत ऐसे लेवल्स हैं मतलब जहां से एक एक्शन बनेगा ही बनेगा। नाउ आज इंट्राडे में बाय चांस अगर हमको 25,850 से 25,900 तक भी अगर हमको निफ्टी मिलता है, एक कॉल ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 25,750 के स्टॉप लॉस पर एक कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि हमको 100 से 150 170 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ निफ्टी का व्यू। जी जी निफ्टी का व्यू, ठीक है। मैम एक हमारे व्यूअर है निक्स पटेल साहब, डिफेंस सेक्टर चलेगा क्या? अब मैम मैं इसको थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ इसमें क्वेश्चन। मैम बजट आने वाला है, अब किसी को 3 महीने की बैट करनी है, 3 से 4 महीने की बैट लेके चलनी है, क्योंकि मैम रेलवे बजट आने से पहले रिएक्ट करता है, डिफेंस स्टॉक्स जो हैं बजट पे जिस तरह के ऐलान होते हैं वो रिएक्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम सरकार की तरफ से जिस तरीके से बैक टू बैक ऑर्डर बुक जो है वो हम लोग देख रहे हैं, ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और खासतौर पे पीएसयू की सरकार ऐसे कई तरह के इस तरह के ऐलान करती है जो साफ तौर पे पीएसयूज के लिए होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से अभी वैल्यूएशन जो है वो घटे हैं, गिरावट आई है, अब आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लीजिए नॉर्मल मैम, 400 हम लोग 500 का व्यू लेके चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस जो हैं 400 से भी नीचे स्टॉक आ गया है। तो ऐसे कौन आपको लग रहा है कि हाँ अगर 3 से 4 महीने के नज़रिए से देखना हो तो कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है यहाँ पर जो वैल्यूएशन भी बेहतर दिख रहे हो आपको? एक तो हम मोस्टशिप देख सकते हैं आज की रेट में, इट इज एट 206। छोटे रिस्क पर हमको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है प्लीज, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी रीच होता है तो फिर मतलब सेंटिमेंट्स बिल्कुल बदलते हैं। सो 191 का 191 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मोस्टशिप को देख सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 218 यानी 218 से लेकर के अप टू 235। ये छोटी बैट है, इसको भी हम एक बार देख सकते हैं। देन दूसरा स्टॉक मेरी नजर में है डेटामेटिक्स का, जिसमें कि अगर डेटा पैटर्न जिसमें कि 2600 के आसपास है, 6 रुपए का फर्क है सिर्फ, तो 2600 के आसपास में ये अभी है। हम इसमें एक रेंज में समझाना चाहती हूँ जो कि है 2450
से लेकर के 2600, ये 150 रुपए की जो रेंज है, 3 महीने का नजरिया क्योंकि हम ले रहे हैं, तो इस 150 रुपए की रेंज में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक्यूमुलेशन मोड पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें जो टारगेट्स दिखेंगे वो 2700 ऑनवर्ड्स आपको 3000 दिख सकते हैं डेटा पैटर्न्स में। तो ये दो स्टॉक्स है मेरी नजर में जहां पर एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, तो इन पर चाहे तो नजर एक बार जरूर बना सकते हैं। ठीक है, इन पे चाहे तो नज़र यहाँ पे बना सकते हैं। एक दर्शक है हमारे और जी ओमैक्स के ऊपर, ये हैं कुंफू करके है, ओमैक्स परचेज किया इन्होंने 96 के भाव पर। क्या करना चाहिए, एवरेज करें या स्टॉप लॉस बुक करें? मैम प्रॉपर्टी बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर का ये स्टॉक है ओमैक्स यहाँ पर। और अगर मैं इसके थोड़े फाइनेंशियल्स को देखूँ यहाँ पर, फिक्स। जी ये ओमैक्स, और अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब करीब इसका एबिटा मैम नेगेटिव, साफ तौर पे आरओई नेगेटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, एबिटा मार्जिन जो है पिछले कुछ सालों में दबाव दिखा रहा है। तो मैम आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक में, क्या करना चाहिए? देखिए कुछ खास, आपका इनका कितने की बाइंग है? इनकी 96 की बाइंग है, और मैम स्टॉक जो है अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे 65 के भाव पर है मैम। यस ठीक ओ है। एम ए देखिए एक्सी आप मैम थोड़ा सा ओमैक्स। थोड़ा जी सा तो आप रुक सकते हैं, हाँ यस हर्षी, थोड़ा सा तो आप रुक सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने एक्सपोजर को जरूर लिमिट कर लीजिए, एंड प्लीज डू फॉलो द स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग छोटा स्टॉक, स्मॉल कैसे स्टॉक्स में जब आप काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम बहुत होती है। सो प्लीज एवरीवन, आप हैं या कोई और भी है तो अपने स्टॉप लॉस फॉलो करिए, वो कैपिटल को भी बचाता है और आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। नाउ 65 पर है, इन माय ओपिनियन ये 65 से लेकर के 62 तक की रेंज में हमको 2-4 दिन और ट्रेड होते हुए दिख सकता है। इसके बाद में 60 रुपए के एक स्टॉप लॉस पर, चाहे आपकी पहली की बाइंग हो या अभी कंसिडर कर रहे हो, इट्स नॉट अ फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन बाय द वे, तो मतलब एवरेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक 70 से लेकर के 80 तक का तो एक ब्रेक का एक एक एग्जिट दिख जाएगा। इससे इसके अलावा 96 वाला जो प्राइस है, 92 वाला मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है एंड इफ यू कैन मैनेज अ लिटिल एवरेजिंग, तो आप कर सकते हैं। टेक्निकली इसमें थोड़ा एग्जिट आपको एक प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर आप थोड़ा एवरेज आउट हो, बट अगर फंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लॉस कम लॉस में भी कम लॉस हो इसके लिए आप थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर लो और फिर एग्जिट कर लीजिए। इट्स नॉट अ दैट क्वालिटी स्टॉक। ठीक है। अच्छा मैम, फेडरल बैंक पे आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि पिछले कुछ समय में, चलिए फेडरल बैंक से पहले, क्योंकि ये तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, लेकिन आज जो स्विगी है, स्विगी को लेकर खबर जो कि मार्केट खुलने के बाद स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। फूड और ग्रॉसरी जो डिलीवरी कंपनी है यहाँ पे, स्विगी ने अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट यानी QIP जो है उसको पूरा कर लिया है। यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पे जानकारी दी है, और इसमें जो है करीब करीब आप देखें यहाँ पे तो 10,000 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने जुटाए हैं इस QIP में। करीब 21 म्यूचुअल फंड, 8 घरेलू इंश्योरेंस कंपनियां और करीब 50 ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। इससे पहले 10 दिसंबर को यहाँ पर आप ये देखिए QIB ने जो रिपोर्ट है यहाँ पर बेसिकली जो निवेश किए, इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। मैम क्या करना चाहिए स्विगी को लेकर? यहाँ पर एक अच्छा रिस्पॉन्स QIB को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निवेशक जो हैं इस चीज़ को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं कि भाई ये महंगा स्टॉक है, इस लिहाज से देखा जाए तो आपका क्या मानना है? देखिए सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजीज होती हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जी और वैसे भी जब भी कोई QIB आ रहा है तो वो फ्यूचर फोरकास्ट पर उनका बहुत ध्यान रहता है कि फ्यूचर के ट्रेंड क्या होंगे किसी भी जी स्टॉक को लेकर के, उससे भी ज्यादा इंडस्ट्री को लेकर के। पहले इंडस्ट्री के एनालिसिस देखते हैं, फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री में लीडर कौन है, तो ये इंडस्ट्री कैसी है जो ग्रो करेगी, पहली बात। मतलब दो आई डोंट लाइक दिस, मैं घर के साफ सुथरे फूड को प्रेफर करती हूँ, बट दैट इज द ट्रेंड, दैट्स द रियलिटी, वी शुड एक्सपेक्ट दिस। नाउ वी डू नॉट हैव द मच कंपटीशन एज ऑफ नाउ, और जोमेटो स्विगी इनके बीच में ही वो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो फिलहाल के लिए तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फ्यूचर में अगर एक दो प्लेयर और भी आते हैं भी तो भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। दो रीजन देना चाहती हूँ, जो नया मार्केट जो है वो और एक्सपेंड होगा, मार्केट नए नए मार्केट निकलेंगे यानी नए यूजर्स आएंगे, और जो नए यूजर्स होने के और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और फास्ट मूवर एडवांटेज होता है वो जोमेटो और स्विगी के बीच में ही कहीं ना कहीं हमको होते हुए दिखेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अहेड। नाउ इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर स्विगी। वैल्यूएशन के पार्ट पर आप कंफर्ट इसमें ढूंढ नहीं सकते, इंडस्ट्री बढ़ेगी इसका बेनिफिट आपको इस स्टॉक में ढूंढना पड़ेगा, दैट इज व्हाट। नाउ अभी ये 416 के आसपास में है। एनीवेज अगर ये आज गैप अप हो जाता है तो थोड़ा रुक जाइए,
गैप अप में बाइंग नहीं लेना है, बट यस अगर ये फ्लैट खुले तो हम इसमें एक बाइंग के बारे में जरूर सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पर 370 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट रखेंगे 460 से लेकर के मिनिमम, फिर आप इसको होल्ड कर दीजिए 460 के बाद जस्ट ट्राई टू होल्ड इट, जिसमें कि हमें 530 तक एक मूवमेंट मिल सकता है, उसके बाद बुक भी कर लेना है। सो ये है स्विगी का व्यू एंड सिमिलर व्यू मतलब इंडस्ट्री के बारे में आप जोमेटो को भी देख सकते हैं। जब भी डिप में मिला तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढिए बिकॉज इंडस्ट्री का ट्रेंड वैसा कहता है। ठीक है मैम, शॉर्ट में आंसर चाहूँगा आपसे क्योंकि एक और स्टॉक है जिस पर आज जो है बाजार रिएक्ट करता हुआ देखेगा यहाँ पर मैम, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो लगातार यहाँ पर नए स्टेप्स ले रही हैं। यहाँ पे अब जैसे नारायण हृदयालय की बात करते हैं, बोर्ड में देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि NH इंटीग्रेटेड केयर जो प्राइवेट लिमिटेड की जो क्लिनिकल सर्विसेज यूनिट है उसका डीमर्जर कंपनी ने इसका फैसला लिया है। इसे देखिए पेरेंट कंपनी में शामिल करने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है यहाँ पर। और आप ये देखिए बैठक में कई तरह की चीज़ें जिसमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर विचार की मंजूरी मिलती है। देखिए स्कीम के तहत यहाँ पे NH इंटीग्रेटेड केयर जो है क्लिनिकल सर्विस अंडरटेकिंग को अलग करके नारायण हृदयालय में मर्ज किया जाएगा। तो मैम पिछले कुछ स्टॉक में अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों में देखें तो नारायण हृदयालय का एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा निवेशकों को बना के दिया है। हालांकि स्टॉक जो है कुछ समय से रेंज बाउंड में भी रहा है। आपका क्या मानना है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? मैं इस स्टॉक पर पॉजिटिव हूँ पहली बात, बट नॉट एट दिस करंट प्राइस। एंड मुझे याद भी आ रहा है हर्ष जी कि 1000 या फिर 890 के आसपास एक्चुअली कुछ ऐसा भाव था जो एक साल पहले का ही था, 890 या फिर 1000 के आसपास हमारे मेंबर्स को ये रेकमेंड किया गया है और वो हमारे लॉन्ग टर्म पिक में से एक था। तो इसने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। आई एम हैप्पी जिन्होंने खरीदा उनके लिए भी। बट जो प्रेस्ड बाइंग करते हैं अब उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला ये टाइम है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर प्राइस, आप 1750 के आसपास या फिर 1770 के आसपास उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा आप लगभग 1680 एंड डू एक्सपेक्ट टारगेट 2000 से लेकर के वापस से नए हाई की। तो ये अच्छा स्टॉक है लेकिन अच्छे प्राइस पर खरीदिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े मैम। और मैम एक बार डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। डिस्क्लेमर के साथ साथ में एक स्टॉक भी है मेरी नजर में, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। एनडीटीवी इस करंटली आज 82 के आसपास है। 80 के आसपास भी अगर ये आता है आज आ जाएगा मेरे ख्याल से 80 के पास। हम इसको एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ खरीद सकते हैं। टारगेट हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम 90 से लेकर के लगभग 100। स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा 72 का। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हम लोगों ने हर चीज डिस्कस किए हैं। टफलिंग भी होती है हमारे मेंबर्स के साथ भी कि कुछ स्टॉक स्विंग ट्रेड में, कुछ मिड टर्म में अपने कम्युनिटी में शेयर करते हैं। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं है जिसका आज नाम आया हो और मैं उसको फिलहाल होल्ड कर रही हूँ। एक्सेप्ट एक स्टॉक के लिए मैंने बोला है अडानी पावर, जो कि मैं फ्यूचर में देखूंगी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। बाकी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क समझ के ही काम करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़े। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।